नमस्कार। आज एक खास बातचीत इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत लोग हैं मुझे जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं। और जैसा आमतौर पे होता है, ये इशारा सरकार से होता है, फिर उसमें आग चैनल लगाती हैं और उसके बाद सब कुछ शुरू हो जाता है। पिछले 2 दिन से ये सब चल रहा है। पहले कल कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर लगा दिया गया, मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है लगा दिया गया और उसके बाद जो कॉल आने शुरू हुए, कुछ शायद 1000 के करीब कॉल मेरे को 2 घंटे के अंदर आ गए। फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसके साथ अलग-अलग तरह के मैसेज, अगर वो मैसेज कुछ आपको पढ़ के सुनाऊँ, मेरी माँ के बारे में, मेरी बहनों के बारे में, पत्नी के बारे में जिस-जिस तरह की चीज़ें कहते हैं, ये लोग पता नहीं किस मुँह से भारत माँ की जय बोलते होंगे। खैर, वो बंद कर दिया। आज सुबह से अभियान चल रहा है मेरे घर पे हमला करने के लिए। मेरे घर के एड्रेस को रिलीज़ कर दिया गया है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि इस देशद्रोही के साथ इसका ये करो, सीधा करो, ये करो, वो करो, ये सब चल रहा है। मुझे लगा कि मैं थोड़ा देशभक्ति, देशद्रोह के बारे में बता ही दूँ। आमतौर पे मैं अपनी चर्चा कम करता हूँ, अपने बारे में अ, बहुत कम चर्चा करता हूँ, इस तरह की बातें होती हैं, उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इनमें ज़्यादातर तो बेचारे ट्रोल हैं, अच्छा है तनख़्वाह पा रहे हैं, मेरा क्या जाता है। कुछ लोग बेचारे कैज़ुअल हैं, ₹2 हर ट्वीट के हिसाब से लेते हैं, अच्छा भाई अपनी कमाई करो, मेरा क्या जाता है। कुछ अंधभक्त हैं, मैं सोचता हूँ चलो भाई कभी सद्बुद्धि आ जाएगी, मैं आपको अभी ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं, ये जो शुरू के मैसेजेस मैंने पढ़े, उसमें कुछ मुझे लगा कि कुछ नवयुवक हैं, जिनको वाक़ई लगता है कि ये 26 जनवरी को देश का अपमान हुआ और अपमान करवाने वालों में ये योगेंद्र यादव था। उनके मन में गुस्सा है। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ट्रोल से नहीं, ₹2 वालों से नहीं, अंधभक्तों से नहीं। लेकिन मेरे जिस नौजवान साथी के मन में ये भाव हो कि भई योगेंद्र जी, ये तो आपने गलत काम कर रखा है। ये तो देश के खिलाफ है। आप देश के खिलाफ काम क्यों करते हो? मोदी विरोध करो, करो, देश के खिलाफ क्यों करते हो? कुछ आपको बताऊँ अपने बारे में। इजाज़त दें तो अपनी विरासत के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। मेरे दादाजी के बारे में पहले मैंने बताया था, जिन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, एक मॉब था, संयोग से मुस्लिम मॉब था, भीड़ थी। उस भीड़ के सामने खड़े होके कहा था, "मैं वार्डन हूँ, मैं इन बच्चों का बाप हूँ इस वक़्त, पहले मुझे मारो, उसके बाद इन्हें।" ये लोग जो बड़े-बड़े दावे करते हैं ना हिंदुओं के साथ ये हुआ, वो हुआ, इन्होंने किसी ने उँगली नहीं कटवा के देखी है। मेरे दादा ने अपनी गर्दन कटवाई थी। मुझे जब ये लेसन देते हैं ना, मैं कहता हूँ बेटा, तुम्हें पता नहीं क्या होता है राष्ट्रवाद। एक सेंस था कि इस देश के लिए मुझे कुछ करना है। दादाजी की बात तो कई बार हुई है, मैंने अपने नाना के बारे में कभी नहीं बताया। शायद मुझे याद नहीं कि मैंने बताया और ये जो तस्वीर है ना, हाँ, देखिए, ये जो तस्वीर है, ये शायद 1934 के करीब की है, 33-34 की है। इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू दिख रहे होंगे, कमला नेहरू दिख रही होगी, पीछे लाल गोले के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ है। ये उस ज़माने के कांग्रेस सेवा दल के वॉलंटियर्स की तस्वीर है इलाहाबाद शहर की और ये लाल गोले में जो शख्स खड़ा है, ये मेरे नाना जी, बलबीर सिंह। देश के आन देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वयंसेवकों की टीम। क्या हुआ? टीबी हो गई उन्हें। घर वालों ने कहा लड़का आवारा हो गया है, लड़का जिसे आज हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, उन्हें उन दिनों में लोग कहते थे आवारा हो गया है, बिगड़ गया है आदमी, देखो नेहरू वगैरह के चक्कर में पड़ गया, गांधी के चक्कर में पड़ गया है। तपेदिक हो गई, टीबी। उन ज़मानों में टीबी असाध्य रोग हुआ करता था, आप जाते थे पहाड़ों में उससे बचने के लिए। मेरे नाना के साथ उनका परिवार भी नहीं खड़ा हुआ। नाना की डेथ हो गई और मेरी माँ जिसे आप गाली दे रहे हैं ना आज, उस माँ ने अनाथ की तरह ज़िंदगी जी सिर्फ़ इसलिए कि उसका बाप इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा था। देखना चाहें तो ताम्रपत्र भी दिखा दूँगा। राष्ट्रवाद की बातें करते हैं आप मेरे साथ। छोड़िए, बहुत दूर से बैठ के आप युद्ध की बात करते हैं। मैंने 1971 का युद्ध अपनी आँख से देखा है। गंगानगर में रहता था।
20 किलोमीटर दूर बॉर्डर से। और जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, ट्रेन पे मेरी माँ हमें लेके दिल्ली आ गई थी। अपनी आंख से मैंने गोले चलते हुए देखे हैं। इंदुमल कोट एक जगह है जो बिल्कुल बॉर्डर के पास से गुजरती है, वहां आंख से गोले चलते हुए देखे हैं। और 17 दिन अपने पिताजी के बारे में सोचा है। उन दिनों ना फोन था, ना ट्रंक कॉल थे, कुछ नहीं था। 17 दिन धुक धुक करते हुए, क्योंकि डैडी पीछे थे, माँ बच्चों को लेके दिल्ली आ गई थी। और रोज पाकिस्तान टीवी की खबरें, रेडियो की खबरें आती थी, आज गंगानगर को हमने ध्वस्त कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं अपने बाप को जिंदा देख पाऊंगा या नहीं सोचते हुए मैंने 18 दिन गुजारे। युद्ध को देखा है अपनी आंख से। पूरे शहर में आर्मी थी हमारे गंगानगर। आर्मी के तमाम अंकल्स थे। युद्ध होना था 6 महीने पहले से, सबको पता था। बंकर्स थे, हर घर के बाहर एयरक्राफ्ट गन लगे हुए थे। मेरे घर के सामने बंकर बना हुआ था। और आर्मी के सब अंकल से दोस्ती हो गई थी। उनमें से कई अंकल रहे, बाद में मिलने गया। किसी की टांग कटी हुई थी, कुछ अंकल रहे नहीं थे। ये आप जो राष्ट्रवाद और युद्ध की बात टीवी स्टूडियो में बैठ के करते हैं ना, वो आंख से देखा हुआ है। मौसा ब्रिगेडियर राय सिंह वीर चक्र प्राप्त 1962 के। शरीर में 14 गोलियां थी जिसके साथ वो जिए। पढ़ लीजिएगा थोड़ा उनके बारे में। परिवार विरासत के बारे में छोड़िए, उसमें मेरा क्या योगदान है, मैं तो सिर्फ देखा है। विचार की बात आपको बताऊं, गांधी लोहिया जयप्रकाश परंपरा से हूं। आजकल लोग कहते हैं लेफ्टिस्ट, नक्सलाइट, माओइस्ट, बेचारों को पता नहीं है। जैसे कोई कह दे कि सनातनी और आर्य समाजी एक होते हैं। कोई भोगा आर्य समाजी तो आपका सर पकड़ लेगा, कहेगा तुम्हें इतना भी नहीं पता। ये जो लोहिया जयप्रकाश की परंपरा थी समाजवादी आंदोलन की, उसका कम्युनिस्ट लोगों से फर्क यही था, राष्ट्रवाद के सवाल पे फर्क था। कम्युनिस्ट लोग को एंटी नेशनल नहीं थे, लेकिन वो इंटरनेशनलिस्ट सोचते थे। कहते थे नेशनलिज्म छोटी चीज है, इंटरनेशनलिज्म बड़ा है। और उसके बरक्स समाजवादी कहते थे, लोहिया जयप्रकाश कहते थे, शुरुआत राष्ट्रवाद से, राष्ट्रभक्ति की परंपरा से आए। ये वो लोहिया है जो लाहौर जेल में जिनका टॉर्चर हुआ था। ये वो जयप्रकाश हैं जिन्होंने हजारीबाग जेल को फांद के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। ये वो लोहिया हैं जिन्होंने 1962 में नेहरू की जो गफलत थी चीन पे, उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले लोगों में से थे। ये परंपरा है राष्ट्रवाद की, ये विरासत है। मगर मेरे अपने काम पे आप पूछेंगे, कहेंगे भैया ये तो आपकी विरासत है, हो सकता है अच्छी हो, राष्ट्रवादी हो, लेकिन आपने क्या किया? मैंने बहुत साल अध्यापन किया, टीचिंग की, रिसर्च की, किताबें लिखी। लोग कहते हैं शोहरत कमाई, जरूर कमाई होगी, लेकिन उसके साथ साथ इस देश के लिए भी कुछ किया। इस देश के लिए जो किताबें लिखी, वो किताबें इस देश के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाली थी। जो मेरी रिसर्च थी, 15-20 साल की रिसर्च, उसने पहली बार दुनिया में स्थापित किया कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो किसी से छोटा नहीं है। किताब लिखी एक, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस से आई थी, जिसमें स्थापित किया गया कि जो इंडिया का मॉडल है डेमोक्रेसी का, उससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। दुनिया में लेक्चर्स दिए, लेक्चर टूर किए, इंडियन डेमोक्रेसी की महिमा को बताते हुए कि हमें यूरोपियन अमेरिकों से डेमोक्रेसी सीखने की जरूरत नहीं है, हम दुनिया को कुछ सिखा सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। वो तब जबकि इस डेमोक्रेसी में सिखाने लायक था। और सन 2000 में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 50 साल अपने बिताए, 50वीं वर्षगांठ पे इलेक्शन कमीशन ने पूरे दुनिया के इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाया और उन्हें कहा हम आपको बताते हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया में कैसी होती है। और वो बात बताने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे चुना था। किताबें लिखी, एनसीईआरटी की किताबें लिखी बच्चों के लिए 2 साल तक, सब कुछ छोड़ के। एक पैसा रॉयल्टी का नहीं लिया जो बकवास करते रहते हैं लोग, एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि ये मेरा राष्ट्रवाद था। अपने आने वाली पीढ़ी को समझाना कि इस देश में क्या खूबसूरत है, क्या ऐसी वैल्यूज हैं इस देश की जो हमें सीख के जानी चाहिए। जिक्र करते हैं इस कमेटी में बैठे, उस कमेटी में बैठे, कोई सोनिया गांधी की एनएसी में बैठे, भैया एक दिन भी ना बैठा उसके अंदर, पता नहीं कैसे
मूड लोग ये बातें करते हैं। हाँ, सरकारी कमेटियों में बैठा, सिटिंग फीस तक नहीं ली आज तक एक भी सरकारी कमेटी पे, उस सबके रिकॉर्ड बीजेपी वालों के पास होंगे, आज निकलवा के देख लीजिए, एक पैसा अगर लिया हो किसी सिटिंग फीस के लिए। ये मेरा राष्ट्रवाद था कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। ये जो गमछा पहन के बैठा हूं ना, यूं ही नहीं पहनता, कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं, कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। इस देश को जोड़ने के लिए हम सबको छोटा छोटा काम करना होगा। राष्ट्र निर्माण सिर्फ सरकारी कमेटियों में नहीं हो जाता, राष्ट्र निर्माण के लिए हम सबको कुछ करना होगा, जोड़ना होगा। इसलिए जब किसान आंदोलन में आया, तमिलनाडु में 150 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा और मुझे लगा कि कोई तो तमिलनाडु वालों के साथ जाए, उन्हें ये ना महसूस हो कि अपने सूखे में हम अकेले थे। हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के किसानों का डेलीगेशन लेके तमिलनाडु के सूखे में गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन शायद कुछ लोगों को लगा आप हरियाणा से हमारा दुख दर्द समझने आए। राजनीति में आने से पहले SYL कनाल पे पंजाब हरियाणा का जो डिस्प्यूट था, जिसको सारी तरफ से दोनों नेता आग देने की कोशिश करते, हमने हरियाणा पंजाब के लोगों को साथ बैठाया, कहा कि एक रास्ता निकालें, हरियाणा पंजाब को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। दर्द से दर्द का रिश्ता बन के राष्ट्र बनता है। जब सूखा पड़ा बुंदेलखंड में, मराठवाड़ा में, न दोनों मेरे प्रदेश हैं, न दोनों में कोई चुनाव लड़ा है, न लड़ने की कोई संभावना है, लेकिन देश को दर्द के रिश्ते से जोड़ता है। इसलिए हमारे साथियों ने मिलकर पद यात्रा की। मेरे लिए ये राष्ट्रवाद है। ये जो पंजाब और हरियाणा को भड़का रहे हैं SYL के सवाल पे, जिन पार्टियों की पंजाब यूनिट एक बयान देती है, हरियाणा यूनिट दूसरा बयान देती है, ये राष्ट्रवादी नहीं, ये गद्दार है। राष्ट्रवादी वो है जो देश के टुकड़ों को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश करे, अपनी तरफ से कोशिश। आप कहेंगे ये सब बातें तो चलिए बैकग्राउंड है, ये वाला 26 जनवरी के मुद्दे पे बताइए, आप इससे क्यों भाग रहे हैं? नहीं भाई, भाग नहीं रहा, पूरा बताऊंगा, आप डरिए मत। छुपाने को कुछ नहीं है, सच है और पूरा सच बताऊंगा आपको। एक बात याद आई, वो मेरे फेवरेट कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने कहा था, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश सिर्फ नक्शा नहीं है, नक्शा ठीक हो गया, देश बन गया। देश बनने के लिए देशवासियों को जोड़ने की जरूरत होती है, और अपने तरीके से छोटा बड़ा ये काम किया है, सार्वजनिक जीवन में आने से पहले और सार्वजनिक जीवन में आने के बाद। देश को जोड़ने के लिए भाषाओं को जोड़ना होगा, भारतीय भाषाओं को स्थापित करना, हिंदी को स्थापित करना, बाकी, और हिंदी को बाकियों की सास बना के नहीं, बाकियों के साथ एक ब्रिज बना के जोड़ना, बाकी सब भाषाओं से एक रिश्ता बनाना, बाकी प्रदेशों से रिश्ता बनाना। जिन लोगों को अपने शहर, अपने गांव, अपने राज्य के बाहर एक बात पता नहीं है, वो राष्ट्रवाद पे भाषण देते हैं। भैया, राष्ट्रवाद करना है ना, थोड़ा सा जाके मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल में घूम के आएंगे। जो लोग अमेरिका, इंग्लैंड के स्टेट्स के बारे में तो बातें बता देते हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में एक एक लाइन नहीं लिख सकते, उनसे मैं कहता हूं जरा एक बार घूम, राष्ट्रवाद उसके बाद आपको समझ आएगा। मैं 26 जनवरी की घटना से बच नहीं रहा, वो भी आपको बता दूं। हाँ, हमने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की घोषणा की। हाँ, हमने पहले दिन 2 जनवरी को प्रेस क्लब में घोषणा की। मैं घोषणा करने वालों में से था। पहले दिन हमने कहा हम अपनी परेड ऑफिशियल परेड के बाद करेंगे। पहले दिन कहा कि हमारी परेड सरकारी गणतंत्र दिवस परेड को एक किसी तरह से उसमें विघ्न नहीं डालेगी। बाद में सवाल पूछे गए, क्योंकि किसी ने उटपटांग स्टेटमेंट दे दिया था, लाल किले पे जाएंगे उस दिन। एक बार नहीं, कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लाल किला, संसद, ऐसे किसी राष्ट्रीय स्मारक से कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे, ये इस आंदोलन की बात नहीं। फिर किसी सरफरे ने 14 जनवरी को कोई वर्ल्ड क्या है, सिख फॉर जस्टिस ऐसे करके कोई संस्था है, उसने कोई चिट्ठी निकाल दी कि 26 जनवरी को जो इंडिया गेट के ऊपर
खालिस्तान का झंडा लगाएगा उसको $2.5 लाख दिए जाएंगे। मैंने फेसबुक में कमेंट किया था, आप खुद सुन लीजिए। एक चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई। कल किसी ने प्रेस रिलीज दिया है। अब सही है गलत है मैं पूरा कह नहीं सकता भाई, इन चीजों का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन कहीं अमेरिका से किसी एक संगठन ने, सिक्स फॉर जस्टिस करके एक संगठन है, उसने एक चिट्ठी निकाल दी है। चिट्ठी में क्या कहा गया है कि 26 जनवरी के मार्च में, 26 जनवरी को जो जाके इंडिया गेट के ऊपर खालिस्तान का लगा देगा झंडा, उसको उसको क्या कोई $2.5 लाख, मतलब समझ लीजिए कोई 2 करोड़ रुपया, इतना इनाम दिया जाएगा। बताइए क्या खेल है। अब ये कौन संगठन है, क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी कोई हरकत इस आंदोलन को तोड़ने और बदनाम करने की हरकत है। ये दोस्त नहीं है इस आंदोलन की, ये तो दुश्मन है इस आंदोलन के। ये बात मैंने 14 जनवरी को बोली थी, पहले की बात नहीं कह रहा हूं। 14 जनवरी को बोली थी, ये दोस्त नहीं दुश्मन। हर स्टेज पे हमने स्पष्ट रूप से कहा था यह आंदोलन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे इसके बावजूद भी हुआ। बिल्कुल हुआ। और जैसे ही हमें खबर मिली, 25 तारीख को पुलिस से लंबी बातचीत हुई, 6 राउंड नेगोशिएशन के हुए, 4 में मैं उपस्थित था। 25 तारीख को तमाम पुलिस ऑफिसर्स को पता था कि एक ग्रुप है पंधेर और पन्नू वाला, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, जो कि अनुशासन को नहीं मानेगा। उसने वीडियो रिलीज कर दिया था, हम रिंग रोड पे जाएंगे। क्या किया पुलिस ने उसके बारे में? हमने पुलिस को सूचना दी थी ये ग्रुप है जो कि बिल्कुल हमारे अनुशासन में नहीं है, आप जाने और ये ग्रुप जाने, हम इसके उसी ग्रुप ने बैरिकेड तोड़ा, उसी ने रिंग रोड जाने की शुरुआत की, उसी ने वो रास्ता खोला जो लाल किले की तरफ ले जाता था। उसके बारे में बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं पुलिस बताती कि इस ग्रुप को, जिसने खुल्लम खुल्ला पहले दिन से संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ अपना स्टैंड लिया, पूरे आंदोलन को तोड़ने का काम किया, उस ग्रुप को एक स्पेशल जगह क्यों दी गई? बाकी हम तमाम लोग पुलिस बैरिकेड के पीछे हैं, पूरा सिंगू बॉर्डर पुलिस बैरिकेड के पीछे है। सिर्फ एक जवाई है इनका, सरकार का और पुलिस का, जिसको बैरिकेड के उस पार यानी कि पुलिस वालों के पास एक टेंट लगाने की इजाजत दी गई। वो है पंधेर पन्नू का वो ग्रुप, जिसने उस दिन तोड़ा और लाल किले की तरफ जाने की शुरुआत की। क्यों हुआ ऐसा? क्यों उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया? क्यों प्रिविलेज था? इसका जवाब नहीं पूछेंगे? देश प्रेम से है, पूछिए सवाल, क्यों दी गई ये इजाजत? देश प्रेम है ना, तो दीप सिद्धू के बारे में भी पूछ लीजिएगा। कौन है दीप सिद्धू? जरा तस्वीरें आपने देखी होंगी ना, एक बार फिर ये तस्वीरें देख लीजिए। ये दीप सिद्धू जो कि अलगाववादी है। क्यों है? ये देखिए प्रधानमंत्री है, देखिए इसमें दीप सिद्धू है काली पेंट वाला, देखिए इसमें सन्नी देओल है। और ये फोटो इधर उधर की नहीं है, किसी इलेक्शन रैली की नहीं है, 7 रेस कोर्स रोड के अंदर है, प्रधानमंत्री के आवास में ली गई फोटो है। ये वो दीप सिद्धू है जिसने जाके लाल किले में वो हरकत करवाई। वही दीप सिद्धू अब बैठे हैं माननीय अमित शाह जी के साथ, गृह मंत्री के साथ। ये अलगाववादी, खुले तौर पे खालिस्तान के समर्थक क्या कर रहे हैं? ये हेमा मालिनी जी के साथ है, सन्नी देओल के साथ है, सिर्फ ये सब कहते हुए कि ये लोग कितने। और ये देखिए, ये उस शख्स की फोटो है उस दिन 26 जनवरी को लाल किले। देशभक्तों को ये सवाल पूछना चाहिए मेरे दोस्त। योगेंद्र यादव के घर हमला करना बहुत आसान काम है, लेकिन दीप सिद्धू के बारे में सवाल पूछना थोड़ा मुश्किल सवाल है दोस्त। हिम्मत करना, जाना 7 रेस कोर्स, पूछना कि वो जो इस देश के खिलाफ विश्वमन करता है, अलगाववादी है, वो कैसे 7 रेस कोर्स में घुसता है, कैसे इन लोगों के साथ फोटो खिंचवाता है, और लाल किले में एंट्री कैसे हुई। हमारी दोष मान लीजिए, मान लीजिए हमारा दोष कि हम अनुशासित नहीं कर पाए, लोग उससे अलग हो गए। ये लाल किले में घुसते वक्त पुलिस सेल्फी क्यों खिंचवा रही थी इन लोगों के साथ? डीसीपी पुलिस इन लोगों को अंदर क्यों लेके गए? और लाल किले में घुसने के बाद घंटों तक कैसे रहे? लाल किले के प्राचीर से नीचे की तरफ ये जो पोल लगा हुआ था, उस पे निशान साहब का झंडा लगाने के बाद इतनी देर तक झंडा लगा कैसे रहा? वहां पुलिस क्या कर रही थी? आर्मी क्या कर रही थी? लाल किले में आर्मी भी होती है, सिर्फ पुलिस नहीं। ये सवाल पूछना चाहते हैं ना मेरे दोस्त? ये सब सवाल पूछने होंगे, टेढ़े सवाल पूछने होंगे, मुश्किल सवाल पूछने होंगे।
टीवी स्टूडियो में बैठ के गप करना, किसी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन ये मुश्किल सवाल हमें पूछने होंगे। जैसे ही मुझे पता लगा, मैं उस वक्त शाहजहांपुर की हमारी परेड में था, और उस परेड में आपने देखा होगा खूब जम के, उसमें ही नहीं, चारों तरफ तिरंगे। ये जो लोग मुझे कहते हैं तिरंगे का अपमान करवाया, मेरे दोस्त, आज तक मैं दावे और गारंटी से कहता हूं, आज तक 26 जनवरी को दिल्ली में इतने तिरंगे कभी नहीं आए होंगे जितने इस बार हम लोगों ने उतारे। इतने किसान तिरंगा लेके जो चल रहे थे, वो भारत मां की इज्जत बढ़ाने वाले थे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला था, तिरंगे की आन शान मान शान को हम कम नहीं होने देंगे। नियम था, हर ट्रैक्टर तिरंगा लगा के चलेगा। वो लोग ये नियम बनाते हैं जो तिरंगे की अपमान करना चाहते हैं। भारत माता की जय हमने इस उद्घोष के साथ शुरू किया था, क्योंकि मेरे लिए किसी पार्टी का नारा नहीं है, पूरे देश का नारा है। और क्या कहूं, हाँ ये जरूर बता दूं, जैसे ही खबर मिली कि ये हुआ, उस वक्त मैं हमारे ये शाहजहांपुर वाली यात्रा में था। जैसे ही खबर मिली, मीडिया वाले मेरे पास पहुंचे, परेड के बीचों बीच थे, तुरंत एकदम मैंने कहा, ये घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना की हम निंदा करते हैं, इस पे अफसोस व्यक्त करते हैं, और ये करने वालों को हम आंदोलन का साथी नहीं मानते। ये तो उसी दिन शाम को कहा, और कल यानी कि 24 घंटे बाद जब हमारी मीटिंग हुई, सारे नेतृत्व ने कहा कि लाल किले पे तिरंगे के अलावा किसी और झंडे का स्थान नहीं है, और जिसने किया है दीप सिद्धू और जो इसके तमाम साथी हैं, उनका सामाजिक बायकॉट होना चाहिए। ये सामाजिक बायकॉट सिर्फ किसान करवा सकते हैं और कोई नहीं। सामाजिक बायकॉट होगा। और जो हुआ, माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये शाहजहांपुर था जब हम अपनी परेड की शुरुआत कर रहे थे। जो हमने कल यानी कि 24 घंटे के अंदर मिलने के बाद स्टेटमेंट दिया, हमने कहा कि ये जो घटना है देश को शर्मसार करने वाली है, हर हिंदुस्तानी का सर नीचा करने वाली ये घटना है, और ये हुई, इसके लिए अफसोस व्यक्त करने के लिए हम 30 तारीख को महात्मा गांधी के शहादत वाले दिन प्रायश्चित के तौर पे एक दिन का उपवास करेंगे। सिर्फ उपवास नहीं, एक फरवरी को जो हमने संसद का मार्च पहले अनाउंस किया था, हमने उस मार्च की घोषणा को वापस ले लिया है। और हमने कहा, हालांकि जो हुआ हमने नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा कोई एनकरेजमेंट नहीं, लेकिन चूंकि वो आंदोलन हमने आयोजित किया था, कॉल हमने दिया था, इसलिए हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। आपने देखा है और कोई आंदोलन जो इस तरह की चीज की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करता हो? गांधी जी थे, पर वो बहुत बड़े आदमी थे भाई, उससे तुलना आप कैसे करें। लेकिन आज के कोई आंदोलन स्वीकार करते हैं? किसान है और किसान आंदोलन है जो इसको स्वीकार करता है। मेरे दोस्त, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद में सीखूंगा, लेकिन राष्ट्रवाद ना उनसे नहीं सीखूंगा जिनके पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए एक कतरा खून नहीं दिया। पूछिए इन आरएसएस वालों से, देश की आजादी में कौन सा आरएसएस वाला था जिसने अपनी जान दी, जिसने अपना उंगली का एक कतरा खून दिया हो। मैं अपना राष्ट्रवाद उनसे नहीं सीखूंगा जो अंग्रेजों के वजीफे पे पलते थे, स्टाइपेंड। ये वीर सावरकर जिनका नाम लेते हैं ना, ये अंग्रेजों से स्टाइपेंड लेते थे अंडमान से आने के बाद। मैं अपना राष्ट्रवाद सीखूंगा, सीखूंगा भगत सिंह से सीखूंगा, जिसने कहा था कि माफी नहीं मांगूंगा, जिसने अपने माँ बाप को रोका था, कहा था अंग्रेजों को कोई चिट्ठी नहीं लिखनी, माफी नहीं मांगनी। 6-6 चिट्ठियां लिख के माफी मांगने वालों से मैं राष्ट्रवाद नहीं सीखूंगा। अपना राष्ट्रवाद मैं महात्मा गांधी से सीखूंगा, जिसने अपने प्राणों की बलि दी इस देश को बचाने के लिए, इस देश की सच्ची एकता स्थापित करने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप को कभी राष्ट्रवादी नहीं कहा, राष्ट्रवाद के विचार को उन्होंने बुरा बताया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर मुझे राष्ट्रवाद सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश की विविधता को जोड़ के दिखाया।
मैं अपना राष्ट्रवाद डॉक्टर अंबेडकर से सीखूंगा, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन का सहयोग नहीं किया, लेकिन जिसके लिए राष्ट्रवाद इस राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति का उत्थान था, सामाजिक न्याय का विचार था, उससे सीखूंगा। देशभक्ति कोई आसान काम नहीं है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि टीवी स्टूडियो में बैठ के पड़ोसी को गाली देना, ये सबसे आसान और सस्ती देशभक्ति है। T20 के मैच में आई लव इंडिया की टी शर्ट पहन के छक्के के ऊपर तालियां बजाना, ये 50 रुपए वाली देशभक्ति है, 500 रुपए वाली देशभक्ति। देशभक्ति त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, देशभक्ति कुर्बानी मांगती है, देशभक्ति मांगती है कि इस देश को आप जोड़ने की कोशिश करें। किसी को गाली देने से देशभक्त नहीं हो जाए। सस्ती देशभक्ति छोड़िए। रघुवीर सहाय की एक पंक्ति थी जो कहती है कि हम कहते हैं ना, मैं सर कटाने के लिए तैयार हूं। सर कटाने का तो मौका ही हमें कहां मिलेगा। हम इतने खुशकिस्मत थोड़ी है कि भगत सिंह की तरह हमें फांसी के तख्ते पे झूलने का मौका मिल जाए। लेकिन वो कविता कहती है कि सर कटाने की अवसर मिले या ना मिले, सर कटाने की तैयारी जरूर होनी चाहिए। वो देशभक्ति है। अगर सचमुच देशभक्ति रखेंगे तो आपको आलोचना, सचमुच देशभक्ति रखेंगे, अपने पड़ोसियों से भी नफरत मिलेगी, गलतफहमी मिलेगी, दुष्प्रचार मिलेगा। इस सब को सहते हुए, सर झुका के चलते हुए इस देश को जोड़ना सच्ची देशभक्ति है। तो मेरे दोस्तों, जो मुझे गाली दे रहे हो, मेरी माँ बहन के नाम पे चिट्ठियां भेज रहे हो, जो मेरे घर पे हमला करने की तैयारी कर रहे हो, स्वागत है आपका। देशभक्ति के लिए कुछ बड़ा काम भी कभी कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।